नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बोचहा विधानसभा उपचुनाव का परिणाम कल शनिवार को आने वाला है, लेकिन ठीक परिणाम के एक दिन पहले एक ऐसा आंकड़ा हमारे सामने आया है जो चौंकाने वाला है और बीजेपी के लिए समस्या खड़ी करने वाला है। वोटिंग से ठीक एक दिन पहले रात को जब हम अभिषेक के साथ जुड़े थे, जो बोचहा में ग्राउंड जीरो से लगातार हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी के गढ़ में इस बार मतदान कम होंगे और बहुत ऐसे उनके जो समर्थक हैं वो वोट देने नहीं जाएंगे। और जो आंकड़ा आया है वो बीजेपी का सरदर्द बढ़ा देगा। देखिए, बहुत ऐसे बूथ है जहां पर वोटिंग 50% से भी कम हुई है, और वहीं दूसरी तरफ जो दलित, अल्पसंख्यक और निषाद बहुल बूथ है, वहां पर वोटिंग 80 से 85% हुई है। ये तमाम जानकारी अभिषेक हमारे साथ साझा करेंगे, वो बने हुए हैं, अभी भी बोचहा में है। अभिषेक, क्या खबर है ये? राजमोहन, जिस प्रकार से हम लोगों ने दर्शकों तक खबरें पहुंचाया था, और वो कहिए कि हमारे मेहनत का नतीजा है जो अब धरातल पर भी दिखने लगा है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं या फिर पत्रकार हैं या फिर अलग अलग अखबारों में आज छपा भी है कि वैसे बहुल्य क्षेत्रों में कम मतदान हुए हैं जहां पर बीजेपी के कोर वोटर रहते हैं, ये कोर वोटर माने जाते हैं। ये इसकी खबर मैंने पहले ही दे दी थी। उसके साथ ही साथ कुछ पहले मैं आंकड़े बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ ज्यादा मतदान हुए हैं और जहां ज्यादा मतदान हुआ है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस पर पड़ेगा, तो वो भी समीकरण हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि 20 से 40% आखिरकार कहाँ कहाँ मतदान हुए हैं। तो बाजार समिति पूर्वी भाग में इसमें 32.8% ही मतदान हो पाया है। शहबाजपुर दक्षिणी भाग में 36% लगभग मतदान हो पाया है। मुरादपुर मध्य भाग में 38.1% हो पाया है। अखाड़ा घाट मेन रोड में 37% ही हुआ है। मुरादपुर बूथ पर 29.92% ही मतदान हो पाया है। उसके बाद मुरादपुर ऑफिस की तरफ अगर कह लिया जाए तो 22% लगभग 22.95% मतदान हुआ है। रसूलपुर सलीमपुर वाजिद 40.8% मतदान हुआ है। राघोपुर उत्तरी मध्य भाग में 39.16% का मतदान हुआ है। शेखपुर पश्चिमी भाग 28.11% का मतदान हुआ है। शेखपुर पश्चिमी भाग मध्य में 20.99% का मतदान हुआ है। शेखपुर के सामने जाने वाले मोड़ पर 22.53% का मतदान हुआ है। शेखपुर मध्य भाग में आपको बता दूं कि 36.39% का मतदान हुआ है। उसके बाद आपको दामोदरपुर दाया में 31.13%, खाबड़ा पूर्वी भाग में 33.08%, खाबड़ा पश्चिमी भाग में 20.7%, खाबड़ा पश्चिमी भवन में 31.93%, खड़बा पूर्वी मध्य भाग और पूर्वी भाग में अगर देखा जाए तो 31.99% और 37.69%। देखिए, ये खाबड़ा का, दामोदरपुर, शेखपुर का, मुरादपुर का, ये तमाम ऐसे इलाके हैं, शहबाजपुर का, जहां पर हम खुद भी गए थे और हमने आपको पहले ही बता दिया था यहाँ पर जितना मतदान होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी मतदाताओं की संख्या बेहद कम है। और खाबड़ा का इलाका वो आता है जो शहरी क्षेत्र हो जाता है। कह सकते हैं 3.55% का जो शहरी क्षेत्र है वो आता है एरिया। और इधर हमने सुबह सुबह ही बता दिया था मतदान वाले दिन यानी 12 अप्रैल को कि इधर मतदान कम होंगे, और वैसा ही आंकड़ा सामने आया है। जो आपने आंकड़ा दिया है उसमें खबरा, शहबाजपुर, शेखपुर, अहियारपुर, ये वो इलाके हैं जहां बताया जाता है कि भूमिहार समुदाय की संख्या अच्छी खासी है, यानी गढ़ है बीजेपी का। और यहाँ पर मतदान कम होना किस और इशारा करता है? राजमोहन जी, देखिए, बीजेपी जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में मतदान से पहले ही भिड़ंत हो गई, इधर उपेंद्र कुशवाहा कुछ बयान दे रहे थे, संजय जायसवाल कुछ और बयान दे रहे थे, साथ ही साथ अजय निषाद का फैक्टर और रामसूरत राय का बयानबाजियां, ये सब जनता पर भारी पड़ने लगा था और जनता में उदासीनता देखी गई। और उसी का नतीजा है कि ये वोट प्रतिशत घट गए हैं। और वोट प्रतिशत घटने का मतलब यह है कि जो मुख्य कोर वोटर है बीजेपी के,
वो मतदान केंद्र तक गए ही नहीं, क्योंकि इस एक सीट से कुछ बढ़ने बिगड़ने वाला नहीं था और इसकी अहमियत वोटरों ने दिया ही नहीं। भले ही बीजेपी के लिए साख की लड़ाई हो, लेकिन उतना कह सकते हैं कि बढ़ चढ़ करके मतदाता इसमें भाग लेने सच्चिदानंद सिंह नहीं का आए। टिकट काटना और सुरेश शर्मा को इग्नोर करना भी क्या बोचहा में बीजेपी को भारी पड़ गया है? देखिए, सुरेश शर्मा का फैक्टर कहीं ना कहीं काम कर गया है। जो ग्राउंड जीरो लेवल पर जो उनके समर्थक हैं या उनके जो कैडर हैं वो काम करते थे, उन्होंने काम नहीं किया। रामसूरत राय को भी कह सकते हैं एक प्रकार से कि हल्के में तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने आखिरी दौर में मेहनत करने की कोशिश जरूर करी, लेकिन उनका बयान उनकी मेहनत पर भारी पड़ रहा है और वही पानी फेर सकता है। और ये तमाम वैसे चीजें हैं जिसमें लाख समझाने और बुझाने के बावजूद भी कह सकते हैं कि वोटरों में उदासीनता रही। यानी वोटर आपकी बार एनडीए गठबंधन के पक्षधर के नेताओं की बातें सुनने के मूड में नहीं थे। हमने कई बार बातचीत भी किया और इसमें भी वोट बैंक में बंटवारा कहीं ना कहीं आरजेडी को सच्चिदानंद राय जो भूमिहार के एक बड़े नेता, एमएलसी का सारण से उनका टिकट काट दिया गया, वो खुद बोलते रहे कि बोचहा में ये भारी पड़ेगा। क्या भूमिहारों ने इसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाया वहां पर? देखिए, किसी भी समुदाय में आप चले जाइए, पार्टिकुलर एक भूमिहार समुदाय की ही ना कहा जाए, किसी भी आप समुदाय में चले जाइए, उसको ये दिखने लगा है कि बीजेपी का जो नेतृत्व है वो ना जनता की बात सुन रहा है, ना गठबंधन में किसी नेताओं की बात सुन रहा है, किसी दूसरे घटक दलों की बात सुन रहा है। उसको जो मन कर रहा है वही कर रहा है। और इसकी शुरुआत होती है बेबी कुमारी को टिकट देने से ही। बेबी कुमारी को टिकट मिलता है और जनता में एक अच्छी खासी आबादी जो है वो विरोध करने लग जाती है। फिर भी कुछ कह सकते हैं कि बदलाव नहीं हो पाता है। सच्चिदानंद राय और उनके जैसे नेताओं की बयानबाजियां बीजेपी के लिए अब मुश्किल की घड़ी आने लगी है बिहार में पूरे। वो जहां से उसकी शुरुआत आपको वोटिंग परसेंटेज तो से नजर इलाका आ भी जाएगी। बता दीजिए जहां पर वोटिंग ज्यादा हुई। हाँ, चलिए अब उस इलाके पर चलते हैं जहां पर वोटिंग के प्रतिशत जो है वो अधिक है, और अधिक होने की वजह बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो किसके पल्ले में जाएंगे। और एक दिलचस्प आंकड़ा हम आपको बताएंगे। देखिए, मुसहरी टोला झापाहा पूर्वी भाग झापाहा से भी हमने आपको पब्लिक ओपिनियन किया था। हालांकि झापाहा के क्षेत्र में बीजेपी का जितना जनाधार दिख रहा था उतना ही आरजेडी का, और उतना ही आपको जनाधार वीआईपी का भी नजर आ रहा था। ये जनाधार तब नजर आने लगा था जब वहां पर एक ऐसे समारोह में खुले मंच पर कहिए बेबी कुमारी का एक पासी समुदाय के शख्स खड़ा होकर के विरोध करता है और फिर उस गांव में पुलिस भेज दिया जाता है। पुलिस जाकर के सामान को तहस नहस करती है। ये तकरीबन जमालाबाद साइड का एरिया आता है। तब जाकर के वहां राजनीति बदलना शुरू हुई। तो ये मुसहरी टोला झापाहा पूर्वी भाग में 77.5% का मतदान हुआ है। मुसहरी टोला झापाहा पश्चिमी में 79.3% का, बैद्यनाथपुर और खानपुर में 76.3% का, पीर मोहम्मदपुर उत्तरी मध्य में 74.7% का। देखिए, पीर मोहम्मदपुर को भूलना नहीं है। ये वही भुतहवा रास्ता वाला गांव है जिस गांव में जाने में हमारी गाड़ी भी तय बोल गई थी। फिर मोहम्मदपुर दक्षिणी में हुआ है 85.34% का, राजवाड़ा में 74.32% का, बिशनपुर चांद में 74.11 का, नन्हूचक टोला मुसहरी में 83.87% का, नन्हूचक टोला मुसहरी दक्षिणी मध्य में 85.39% का। उसके बाद कन्हौली बिशनपुर टोला मोहन सहनी 74.59% का, प्रहलादपुर पूर्वी भाग में 75.47% का, शाह अंबेडकर भवन बाया भाग में 74.61% का हुआ है। सुतिहारा अवस्थी में 77.14% का, सामुदायिक भवन नरौली में 76.41% का, बिंदा पश्चिमी भाग में 75.47, नरौली दक्षिणी में आपको 76.35% का, बोचहा ब्लॉक बाया भाग में 75.85 का, बोचहा पूर्वी भाग में 74.84% का मतदान हुआ है। अब इसके समीकरण को हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक आंकड़ा और दिलचस्प आपको मैं बता दूं। इस बार जितना मतदान हुआ है, पुरुष की अपेक्षा महिला वर्ग ज्यादा बढ़ चढ़ करके मतदान की है। और महिला वर्ग में देखिए, कल तक में सब लोगों को ये अंदेशा था कि अगर महिलाएं मतदान की है तो महिलाएं ज्यादातर मोदी के पक्ष में मतदान करती हैं। लेकिन इस आंकड़े से तमाम दर्शकों को यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये आंकड़े जो है ये किसके पल्ले में है, क्योंकि जहां जहां बीजेपी समर्थक या एनडीए गठबंधन के समर्थक या समर्थित
मतदान होने वाले थे उस क्षेत्र में मतदान की संख्या कम हो गई है और पुरुष वर्ग की अपेक्षा महिलाओं की मतदान की संख्या में 4% का इजाफा है। यानी पुरुष से ज्यादा घरों से बाहर निकलकर महिलाओं ने मतदान किया है, वो 4% है। अब हम आपको इस आंकड़े के आधार पर समझाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि वो 4% किसके पल्ले में जा सकते हैं। तो देखिए, पहले तो मुशहरी टोला जो है वहां पूरा आरजेडी और बीजेपी में कड़ी चक्कर पहले चल रही थी। ये तब का मामला था जब एमएलसी के लिए मतदान नहीं हो पाया था। मैंने आपको वहां से लगभग हर एक समुदाय के लोगों से बात करके बताया था और खासतौर पर यही वो इलाका आता है जहां पर कानू समाज नाराज चल रहा था और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार का कह सकते हैं एक तरीके से मुखालफत कर रहा था। उसके बाद ये पीर मोहम्मदपुर का एरिया में आप आ जाइए। पीर मोहम्मदपुर में जाने का रास्ता नहीं है। पीर मोहम्मदपुर को लेकर के अब समझ सकते हैं कि कितना विरोध था कि रोड से लेकर के पटना राजधानी तक लोगों ने जाकर के सड़क की मांग के लिए विरोध किया था। तो वो सरकार के पल्ले में कैसे वोट मतदान कर देंगे? सरकार के पल्ले में मतदान कराने के लिए सरकार को कितना मेहनत करना पड़ेगा ये आप और हम बेहतर समझते हैं और उतना मेहनत धरातल पर नजर नहीं आया है। ये हो गया दूसरा कड़ी। तीसरी कड़ी में आप राजवाड़ा, बिशुनपुर, नन्हूचक वही स्कूल वाला जो वीडियोस हमारे वायरल हुए हैं। तो नन्हूचक में जब मतदान के दिन लगभग दोपहर 2 बजे हमने जाकर के समीक्षा किया तो आरजेडी और वीआईपी का ही वहां पर ज्यादा जनाधार नजर आया जिन लोगों से हमने बातचीत किया। और जो लोग घर से बाहर निकले हैं ये तबक्का उन्हीं लोगों का आता भी है। पासवान समुदाय है, भूमिहार समुदाय भी है, लेकिन उनकी जनसंख्या उधर उतनी नहीं है जितनी निषाद, पासवान या अन्य समुदाय के लोगों की है। और जब आप देख सकते हैं कि एक तरफ वैसे लोगों के मतदान केंद्रों पर उदासीनता देखी गई जहां पर बीजेपी के कोर वोटर है, तो अब इस क्षेत्र में कहना ये कि भूमिहार समाज घरों से बाहर निकल करके बीजेपी के लिए मतदान कर दिया हो या किसी अन्य दलों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। और ऐसे में अब राजवाड़ा से नन्हूचक से कन्हौली, प्रहलादपुर और अम्बेडकर, ये सब का सब आप समझ लीजिए कि आरजेडी का गढ़ आता है और आरजेडी का अच्छा खासा जनाधार भी है, वोट बैंक भी उसी तरीके से है। इसके बाद आप देख लीजिए बिंदा का एरिया, वही बिंदा का एरिया जो कह सकते हैं बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर का एरिया आता है। और वहां पर देखिए आरजेडी, वीआईपी और फिर तीसरे नंबर पर आपको बेबी कुमारी। क्योंकि बाढ़ की वजह से, बाढ़ ग्रसित इलाकों की वजह से आपने सुना कि दीपक ठाकुर कैसे खुलकर सरकार का विरोध भी कर रहे थे और विरोध करने की वजह भी बता रहे थे। और ये वजह दीपक ठाकुर के साथ साथ उनके गांव वाले और उनके गांव के आस पड़ोस के लोग भी बता रहे थे। तो आरजेडी का वो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा उधर का जो मतदान हुआ है लगभग आरजेडी के पक्ष में गया होगा, बीजेपी वहां भी कम है। और उसके बाद आपको बोचहा में आ जाइए। बोचहा में भी बीजेपी और आरजेडी में नेक टू नेक फाइट है। यहाँ वीआईपी आपको कम नजर आएगी। वीआईपी इसलिए कम नजर आएगी, आपको बिंद से ही लेकर के चलते हैं, शाह अम्बेडकर नगर से ही लेकर चलिए, तो इसलिए वहां पर वीआईपी कम नजर आएगी क्योंकि निषाद समुदाय का उधर उतना जनाधार नहीं है। और ऐसे में हमने आपको पहले भी बताया था कि जितना करना था मुकेश सहनी को उन्होंने कर दिया। अब जो करने वाली बारी है वो रमई राम जी की है और उन्होंने धरातल पर उतना मेहनत नहीं किया। अगर वीआईपी तीसरे स्थान पर पहुंचती है या फिर वीआईपी लड़ाई में नहीं रहती है या फिर वीआईपी हार जाती है या फिर वीआईपी नहीं जीत पाती है, इसका ठिकरा जो है वो रमई राम के ऊपर फूटने वाला है। उनका समुदाय उनके साथ नहीं रहा क्योंकि उनके समुदाय में कह लीजिए वो अमर पासवान के साथ भी कुछ थे, साथ ही साथ कुछ मोदी के लिए भी थे और उसके बाद जो बचे थे वही रमई राम के साथ में थे। रमई राम के साथ में जिनका व्यक्तिगत रिलेशन था वो लोग तो जरूर थे, लेकिन तो आपका कहना है कि सहनी समुदाय तो पूरी एकजुटता के साथ रहा वीआईपी के साथ, लेकिन रमई राम का जो फैक्टर मुकेश सहनी ने सोचा था कि काम करेगा वो उतना नहीं कर पाया। और देखिए वोटों का बंटवारा यह बताता है कि आरजेडी और वीआईपी आपस में कर ली है। यानी वीआईपी ने बीजेपी के वोट को नहीं काटा है, बल्कि बीजेपी से जो वोट चटके हैं वो आरजेडी के पल्ले में चले गए हैं। वीआईपी में बहुत कम आए हैं, लेकिन वीआईपी से जो वोट चटके हैं वो आरजेडी के पल्ले में भी गए हैं और बीजेपी के पल्ले में भी गए हैं। तो यहाँ पर जो उदासीनता वाली जो स्थिति है, इससे बीजेपी निराश जरूर है, हताश जरूर है, लेकिन बीजेपी इसी वजह से लगातार वो कह रही है या फिर बीजेपी की टीम की तरफ से जो भी बयानबाजियां हो रही है वो इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि हम लड़ाई में बने हुए हैं और हम जीत रहे हैं। 37 ऐसे बूथ है जहां पर वोटिंग कम हुई है और वो सभी बूथ बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं, और 52 ऐसे बूथ हैं जहां पर दलित, अल्पसंख्यक और निषाद समुदाय का वहां पर अच्छा खासा जनसंख्या है और वहां पर 70 से 85
फीसदी के बीच वोटिंग हुई है। तो जाहिर है कि दलित, अल्पसंख्यक और निषाद समुदाय वाले जहां पर बूथ है, जहां पर वोटिंग अच्छी खासी हुई है, वहां पर वीआईपी और आरजेडी का जनाधार ज्यादा है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए तो निराश होने वाली बात साफ दिखाई दे रही है। राजमोहन जी, दरअसल कह लीजिए कि मुजफ्फरपुर में जो लोकल के जितने भी लगभग पत्रकार हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे, जिनसे हमारी जान पहचान है, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, हालांकि वैसे लोगों से भी हमारी बातचीत हुई ऑफ कैमरा और हमने समीकरण समझने की कोशिश किया। यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए आप एक और आंकड़े को ले सकते हैं। 4% अगर महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है, तो वो भी मतदान उन्हीं क्षेत्रों में मतदान हुए हैं जहां पर निषाद समुदाय या अन्य समुदाय के लोग रहते हैं, जो इस बार एनडीए के समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं करने वाले थे। तो 4% अगर महिलाओं ने ज्यादा मतदान कर दिया है, तो उसमें से हमारी चर्चा ये चल रही थी कि अगर 2%, 1.5 से 2% अगर ये रख लिया जाए कि सहनी समुदाय की महिलाएं घरों से बाहर निकली हैं और वो मतदान कर रही है, तो वीआईपी मजबूत स्थिति में आपको बोचहां में नजर आ सकती है, और बोचहां के खास तौर पर बोचहां प्रखंड में नजर आ सकती है। लेकिन बोचहां प्रखंड से ज्यादा बड़ा प्रखंड आपको मुसहरी है, और मुसहरी प्रखंड आपको लगभग कह लीजिए कि मेरे ख्याल से 23 पंचायत का या 22 पंचायत का मुसहरी प्रखंड है, और 13 पंचायत का आपको बोचहां प्रखंड है। बोचहां प्रखंड में भी बीजेपी का जनाधार है, मुसहरी प्रखंड में भी बीजेपी का जनाधार है, और बोचहां प्रखंड में ज्यादातर मतदान वीआईपी के पल्ले में गया है, न कि आरजेडी के पल्ले में। लेकिन वहीं मुसहरी प्रखंड में ज्यादातर मतदान आरजेडी के पल्ले में गया है। ये हमने उस दिन भी आपको समझाया था। 4% में से 1.5 से 2% अगर केवल वीआईपी के पक्ष में चला जाएगा, तो ये लड़ाई और नेक टू नेक होने वाली है, क्योंकि महिलाओं को ये समझा पाना कि तुम आरजेडी के लिए वोट करो बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए जो बीजेपी है, थोड़ी बहुत उसकी आस बची हुई है, और आखिरी दौर तक बीजेपी वहीं पर लड़ाई बना लेती है, क्योंकि मुसहरी प्रखंड बड़ा प्रखंड, 22 पंचायतों का प्रखंड, और उसमें भी महिलाओं का घर से बाहर निकलना, मोदी के समर्थन में लोगों ने उम्मीद किया है कि मतदान इस बार भी महिलाएं की होंगी। एक और बात यहाँ समझनी होगी, 2015 में जब वोटिंग हुआ था, उस समय अजय निषाद के पिताजी जो कैप्टन जयनारायण प्रसाद हैं, उन्होंने बेबी कुमारी के लिए कैंपेनिंग की थी, और उस समय वीआईपी नहीं थी। ये सोचने वाली बात होगी हमारे लिए कि वीआईपी उस समय नहीं थी। यहाँ तक कि ये कहिए कि वो बीजेपी के लिए कैंपेन उस समय करते नजर आए थे, मुकेश सहनी। लेकिन उस समय ये कहा जाता है कि निषाद समुदाय ने एकजुटता के साथ बेबी कुमारी के पक्ष में मतदान किया था, जो उनके बड़ी जीत का एक कारण रहा। 2020 में भी निषाद समुदाय, मुकेश सहनी, अजय निषाद दोनों के वजह से वीआईपी के पक्ष में मतदान किया, और एक बार फिर एनडीए यहाँ जीतने में कामयाब है। लेकिन 2022 के इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर है कि निषाद समुदाय लगभग पूरी तरह से बीजेपी से कट गया है, और यहाँ पर बीजेपी को हरास हुआ। साथ ही साथ जो उसके गढ़ के जो कैडर वोटर थे, वो बाहर नहीं निकले, उनके बूथों पर वोटिंग नहीं हुई, वो भी एक हरास है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल तो बहुत ज्यादा है बोचहां के इस चुनाव में। मुश्किल बहुत ज्यादा है, लेकिन बीजेपी लड़ाई में रहेगी। और आखिरी निचोड़ में राजमोहन जी आपको बता दूं, और अपने तमाम दर्शकों को, लड़ाई में भी रहेगी, और हार जीत का अंतर बेहद कम रहने वाला है मतदान की अपेक्षा। मैंने उस दिन भी बताया था कि ये ज्यादा का मार्जिन नहीं रहेगा। लोग 25,000, 30,000, 20,000 का अनुमान लगा रहे हैं, नहीं रहेगा। मैं गारंटी के साथ लिख कर देने को तैयार हूं। लेकिन हाँ, लड़ाई में नेक टू नेक का फाइट है, और कौन किसका वोट काटेगा, कौन किसका काट रहा है, ये कल पता चल जाएगा। समीकरण के अनुसार जो चीजें आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे में बीजेपी की मुश्किलें धरातल पर नजर जरूर आ रही है कि बीजेपी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन बीजेपी उतनी भी मुश्किल में नहीं है जितनी सहनी ने अपनी ताकत दिखा दी है, ये तय है। किसने? मुकेश सहनी ने। जी बिल्कुल। देखिए, निषाद समुदाय के लिए मुकेश सहनी अब एक कह सकते हैं कि लीडर उभर कर जरूर आ गए हैं, और इससे बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमने जितने भी पत्रकारों से बातचीत किया है, चाहे वो किसी भी अखबार के लिए काम करते हो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम करते, सबने एक स्वर में कहा है कि आपका समीक्षा हमने देखा भी है, लोगों ने हमें नोटिस भी किया है, और ये जो भास्कर है, ये आज ये अपना कह लीजिए कि अपना पूरा समीक्षा दिए हैं, या फिर चीजें निकाल करके रख दिए हैं सामने।
लेकिन ये हमने 12 तारीख की रात को ही सबको बता दिया था कि क्या है समीकरण। 11 और को रात। लगभग 11 को रात में, और लगभग देखिए ये जितने भी पत्रकार हैं सबने कहा कि लंबा घोड़ा अजय निषाद नहीं है, लंबा रेस के लिए वो घोड़ा नहीं है, लंबा चलने वाले नहीं है। हो सकता है अगली बार वो सांसद ना भी बनना चाहे, उनको बीजेपी ना भी टिकट दे। अजय निषाद के बारे में बीजेपी अस्वस्थ हो चुकी है और बीजेपी को बोचहा से अभी ही झटका लग चुका है। लगेगा ऐसा नहीं कहना है, लग चुका है। परिणाम चाहे कुछ भी आए, अब बीजेपी जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर सकती है। मतलब समझ लीजिए कि साम दाम दंड भेद सब लगा सकती है, जिसका कह सकते हैं कि आरोप लगातार मुकेश सहनी की तरफ से भी लगाए गए हैं, अमर पासवान की तरफ से भी लगाए गए हैं, सभी की तरफ से अंदेशा जताया गया है। लेकिन हम आपसे फिर एक बार कह रहे हैं कि लड़ाई में बीजेपी अब भी है, पहले भी हमने कहा था कि लड़ाई में है। अब फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इलेक्शन कमीशन को करना है, काउंटिंग के बाद ही चलिए कौन आएगा अभिषेक, जाएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और लगभग कई चीजों पर चर्चा जो हमने चुनाव से पहले की थी अब वो सही साबित होती नजर आ रही है। हालांकि अब कल परिणाम आ ही जाएंगे, दोपहर तक लगभग ये तय हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि बोचहा उपचुनाव में किसने बाजी मारी, कौन बोचहा का नया विधायक बनने वाला है। ये तमाम जो भी अब तक अटकलें लगाई जा रही हैं, जो अब तक खबरें चल रही हैं, उस पर कल इलेक्शन कमीशन भी मुहर लगा देगा। कल भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे खुद वहां से जहां पर वो काउंटिंग होगी, आप लगातार वहां से बने रहेंगे। हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि कल भी बोले भारत लगातार आपके साथ लाइव जुड़ा रहेगा, तो आप कल भी हमारे साथ जुड़ना ना भूले। सुबह से लेकर जब तक कि परिणाम नहीं आ जाते हैं तब तक हम आपके साथ पूरी समय तक जो भी खबरें हैं पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप बने रहिए बोले भारत के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।